गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वेदमाता गायत्री शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 विलियन। और विलियन की अपनी जो 13वीं क्लास है उसमें अब पिछली जो क्लास थी अपन उसमें पढ़े थे प्रासरण और प्रासरण दाब के जो प्रयोग थे प्रासरण दाब ज्ञात करने के 2 प्रयोग अपन ने देख लिए थे। अब आज प्रासरण दाब के नियम, आज का जो अपना टॉपिक होगा ये होगा प्रासरण दाब के नियम। प्रासरण दाब के 2 नियम हैं भाई। प्रासरण दाब के नियम कितने हैं? 2। ये दोनों ही नियम वान टॉप ने दिए थे। वान टॉप ने दिए थे। नंबर 1 नियम वान टॉप बॉयल का नियम। वान टॉप बॉयल का नियम, ठीक है ना। और जो वान टॉप बॉयल का नियम है स्थिर ताप पर, यह जो नियम है पाई इज प्रोपोर्शनल सी, पाई इज प्रोपोर्शनल सी या फिर पाई इज प्रोपोर्शनल 1/v। v का मतलब होता है तन्यता या आयतन भी कहते हैं जिसे, ठीक है ना। तो पाई का मतलब प्रासरण दाब, पिछले वीडियो में देखा था अपने। पाई का मतलब प्रासरण दाब, c है सांद्रता, v है आयतन या तन्यता। तो देखो इसमें आपको कांस्टेंट राशि रखनी है स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। पाई क्या है? प्रासरण दाब। सी है सांद्रता। तो स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यही है बॉयल का, वान टॉप बॉयल का नियम। और वान टॉप दाब ताप का नियम, वान टॉप दाब ताप का नियम, ये जो नियम है ये स्थिर आयतन पर होता है भाई, स्थिर आयतन पर। किसी विलयन का प्रासरण दाब पाई उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। यह है नियम नंबर 2 और ये नियम नंबर 1, ठीक है ना। तो वान टॉप बॉयल का नियम है स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब पाई उसकी सांद्रता का मतलब C के समानुपाती होता है, ठीक है ना। और वान टॉप दाब ताप का नियम है ये स्थिर आयतन पर होता है। स्थिर आयतन पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो दोनों नियमों को एक जगह लिख दें। दोनों नियमों से पाई समानुपाती का चिन्ह रहेगा, देखो। और इसको लिख दो, चाहे इसको लिख दो, कोई से को भी लिख दो। तो T तो ऊपर रहेगा और V नीचे आ जाएगा, या फिर C और T कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस समानुपाती के चिन्ह को उठाएंगे तो एक स्थिर राशि रखनी पड़ेगी। पाई समान बराबर हो जाएगा ST/V, जहाँ S, ठीक है ना, जहाँ S समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती स्थिरांक जिसका मान गैस स्थिरांक के बराबर होता है, गैस स्थिरांक के बराबर होता है, ठीक है भाई। S का मान किसके बराबर होगा? गैस स्थिरांक R के बराबर होगा, ठीक है ना।
आर का मान अलग अलग मात्रकों में, अलग अलग राशियों में अलग अलग होता है, ठीक है ना। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी होता है, और 0.0821 वायुमंडलीय लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स भी होता है। तो ये अलग अलग राशियों में अलग अलग होता है। जो आपको 11th में चलता था ये आएगा, दिया हुआ मिलेगा आपको, क्वेश्चन आता है तो उसमें आर या एस का मान दिया हुआ रहता है अधिकांशतया, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये है 1 मोल के लिए, ये क्या है 1 मोल के लिए, 1 मोल। अब यदि n मोल हो इसके, n मोल, तो पाई बराबर NS/T/V। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई V बराबर NS/T, ऐसे भी लिखा जा सकता है। या इस 1/V, 1/V बराबर क्या है भाई, 1/V बराबर C, तो पाई बराबर NC/ST, n मोल के लिए, ठीक है ना। और 1 मोल के लिए पाई बराबर n बराबर 1 रख देंगे, तो CST। यदि एक विलियन है जिसका प्राशन दाब पाई 1 हो, यदि पाई 1 बराबर C1ST, क्योंकि ताप और गैस स्थिरांक, ये जो स्थिरांक है ये तो समान इक्वल रहेगा इसी के। पाई 2 बराबर C2ST आता है। पाई 1/पाई 2 बराबर C1/C2, ये भी होता है, ठीक है ना। तो ये थे प्राशन दाब के नियम। दोबारा से देख लें, प्राशन दाब के नियम 2 हैं। देने वाला वैज्ञानिक वान टॉप है, वान टॉप बॉयल का नियम है पहला, दूसरा नियम वान टॉप दाब ताप का नियम, ठीक है ना। तो वान टॉप बॉयल का नियम ये कहता है स्थिर ताप पर होता है, ये स्थिर आयतन पर होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी थोड़ी सी, स्थिर ताप पर होता है। और ये पाई समानुपाती C का मतलब सांद्रता, पाई समानुपाती 1/V, अर्थात तनुता के प्राशन दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि सांद्रता के समानुपाती होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पाई समानुपाती है C, पाई क्या है प्राशन दाब, C क्या है सांद्रता। तो इस पूरी लाइन को लिख देंगे, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्राशन दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये तो नियम एक हो गया, वान टॉप दाब ताप का नियम। तो स्थिर आयतन पर होता है ये नियम, स्थिर आयतन पर पाई समानुपाती है T परम ताप है, पाई प्राशन दाब है ही। तो किसी विलयन, स्थिर आयतन पर किसी विलयन का प्राशन दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। दोनों नियमों से पाई समानुपाती दोनों को जोड़ देंगे, T/V आ जाएगा। 1 मोल के लिए पाई ST/V, S समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान गैस स्थिरांक के बराबर होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और n मोल के लिए पाई NS/T/V, इस v को इधर लेकर के इस तरह भी लिख सकते हैं। और n मोल के लिए पाई 1/V बराबर क्या होता है भाई C, तो NCST, तो पाई बराबर CST, पाई 1 बराबर C1ST, ठीक है ना। विलयन 1 के लिए, विलयन 2 के लिए पाई 2 बराबर C2ST, तो पाई 1/पाई 2 बराबर C1/C2, ये है। तो आप लिख लें फटाफट प्राशन दाब के नियम, प्राशन दाब के नियम। प्राशन दाब के नियमों में लिखना, ये नियम वान टॉप ने दिए, ये नियम वान टॉप ने दिए। और नंबर 1 डालना वान टॉप बॉयल का नियम, वान टॉप बॉयल का नियम। वान टॉप बॉयल का नियम। इसमें लिखेंगे स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब
स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, अब ये उतारेंगे आप पाई और पाई समानुपाती का चिन्ह 1/v तन होता है ना। अब नियम नंबर 2 डाल लेंगे। नियम नंबर 2 डालेंगे, वांट होव दाब ताप का नियम। वांट होव दाब ताप का नियम। इसमें लिखेंगे स्थिर आयतन पर किसी विलयन का प्रासरण दाब स्थिर आयतन पर किसी विलयन का प्रासरण दाब स्थिर आयतन पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। उसके परम ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, नीचे उतारेंगे ये। इसके बाद में पूरा उतार लेंगे, ये उतारेंगे। ठीक है ना, और फिर ऊपर से नीचे तक ये उतार देना। पहले इधर वाला फिर बाद में उधर वाला, है ना।
अब है प्रासरण दाब एवं मोलर द्रव्यमान। प्रासरण दाब एवं मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार में संबंध प्रासरण दाब और मोलर द्रव्यमान में क्या देखेंगे? संबंध। ठीक है ना। तो प्रासरण दाब और मोलर द्रव्यमान में संबंध देखते हैं। तो देखो पाई V बराबर NST, ये था पाई V बराबर NST। N बराबर विलय के मोल या मोलों की संख्या, बराबर क्या होता है? विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का अणुभार। ग्राम में भार को WB से इंगित करते हैं, WB, और इसको इंगित करते हैं MB से। जबकि विलायक का होता तो WA और MA से निरूपित करते। तो ये रख सकते हैं WB अपॉन MB इसके स्थान पर। अतः पाई V बराबर WBST अपॉन MB। ठीक है ना। पाई प्रासरण दाब है और MB क्या है? अणुभार। एक दूसरे के क्या है? दोनों व्युत्क्रमानुपाती हैं। ठीक है ना। तो MB बराबर WBST अपॉन पाई V। ठीक है ना। इस प्रकार ये मोलर द्रव्यमान या अणुभार ज्ञात कर सकते हैं अपन। ठीक है ना। तो S समानुपाती स्थिरांक है जिसका मान गैसीय स्थिरांक के बराबर, T परमताप है, V आयतन है इसका, और पाई प्रासरण दाब है, और WB विलय का ग्राम में भार। तो ये होता है कि भाई ये प्रासरण दाब और अणुभार आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। वही व्युत्क्रम में ही एक दूसरे के। तो आप उतारें इसको फटाफट पूरे को। ऐसे कैसे? अब इन पर जो आधारित जो प्रश्न हैं वो आप बुक्स में सारे उदाहरण दिए हुए हैं, तो देख लेना। समझ में नहीं आए तो समझा देंगे आपको, और बहुत ही अच्छे अच्छे उदाहरण दिए हुए हैं बुक में, तो आप निकालना उनको। अब प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन मुख्यतया 3 प्रकार का होता है भाई। प्रासरण दाब के आधार पर विलयन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 समपराशरी विलयन। नंबर 2 है अतिपराशरी विलयन। और नंबर 3 है
अल्प पराश्री, अल्प पराश्री विलयन। तो देखो समपराश्री विलयन, अति पराश्री और अल्प पराश्री। समपराश्री के अंदर यानी परासरण दाब के आधार पर देख रहे हैं अपन। अब परासरण दाब के आधार पर देखेंगे तो परासरण दाब दो विलयनों के बीच में कंपैरिजन कराना पड़ेगा अपन को। तो दो विलयनों का जो परासरण दाब यदि समान होता है तो वो समपराश्री विलयन होते हैं। परासरण दाब भी उनका समान होगा, मोलर सांद्रताएं उनकी समान होंगी, तो दोनों का ही परासरण दाब क्या होगा, समान। अर्थात एक विलयन दूसरे विलयन की ओर गमन नहीं करेगा, अर्थात उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर या निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से होकर के नहीं जाएगा। तो समपराश्री विलयन यानी ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं। समपराश्री विलयन ऐसे दो विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, वो कहलाते हैं समपराश्री विलयन। एग्जाम्पल है, इसकी मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं भाई, मोलर सांद्रताएं समान होती हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल है इसका कोशिका को जलीय विलयन में रखेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कोशिका को जलीय विलयन में रखने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात परिवर्तन कब होगा, जब दोनों के परासरण दाब में अंतर होगा, अर्थात निम्न सांद्रता से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता की ओर विलयन जाता है, तब परिवर्तन होता है। तो कोशिका को यदि जलीय विलयन में रखा जाता है तो कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। किस में रखेंगे, जलीय विलयन में, तो कोई परिवर्तन कोशिका में नहीं होता है। इस प्रकार दूसरा है अति पराश्री विलयन। वही दो विलयन होंगे, यानी कि दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयन, दो भिन्न परासरण दाब वाले विलयन जिनमें एक का परासरण दाब को पाई से इंगित कर रहा हूँ, परासरण दाब दूसरे की अपेक्षा क्या होगा भाई, दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा, दूसरे की अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है। तो अब अधिक है तो कम परासरण दाब वाले विलयन से अधिक परासरण दाब वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कण गमन करेंगे, ठीक है ना। तो अति पराश्री विलयन यानी कि दूसरे विलयन की अपेक्षा क्या होगा, इसका परासरण दाब अधिक। तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, अंगूर, ठीक है ना। अंगूर को सांद्र लवणीय विलयन में, सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर अंगूर सिकुड़ जाता है भाई, अंगूर सिकुड़ जाता है। किसके कारण, परासरण दाब के कारण। अति पराश्री विलयन में रखा जाता है। परासरण दाब इस सांद्र लवणीय विलयन का ज़्यादा होता है, जिसके कारण से इसमें से विलयन जो विलायक होते हैं, विलायक के कण अंगूर में से होकर के सांद्र लवणीय विलयन में चले जाते हैं। सांद्र लवणीय विलयन का मतलब यहाँ इसके स्थान पर अपन रख सकते हैं NaCl, सांद्र NaCl के विलयन में भी रखा जाए तो भी, ठीक है ना। तो अंगूर सिकुड़ जाता है, तो पूछा जा सकता है क्या कारण है कि अंगूर को सांद्र लवणीय विलयन में रखते हैं तो सिकुड़ जाता है, अति पराश्री विलयन के कारण, ठीक है ना। अति पराश्री विलयन के कारण, अर्थात अंगूर के अंदर जो परासरण दाब होता है वो और सांद्र लवणीय विलयन के परासरण दाब में अंतर होता है, अर्थात बाहर का विलयन परासरण दाब ज़्यादा होता है, जिसके कारण से अंगूर से विलयन के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगा, अंगूर की झिल्ली, ठीक है ना। अंगूर का जो कवर होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करेगा, तो उधर उससे होकर के बाहर आ जाता
है, अर्थात ये NaCl का विलयन उसे खींच लेता है जिससे ये सिकुड़ जाता है। इसी प्रकार तीसरा है ये अल्पप्राश्रयी विलयन। तो इसमें एक विलयन दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयन होंगे, उनमें दूसरे की अपेक्षा यानी कि क्या होगा, कम। यानी दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयन जिनमें एक विलयन का प्राशन दाब दूसरे की अपेक्षा क्या होगा, कम। अब कम होता है तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सूखी किशमिश, सूखी किशमिश को जलीय विलयन में, जल में या जलीय विलयन में रखने पर फूल जाती है, फूल जाती है। ठीक है ना। सूखी किशमिश को जलीय विलयन में रखते हैं, दूध में डालते हैं तो फूल जाती है। तो ये होता है अल्पप्राश्रयी विलयन। किसके कारण से? अल्पप्राश्रयी विलयन। सूखी किशमिश का जो अंदर था वो था, उसका प्राशन दाब था कम, और बाहर जल का प्राशन दाब होता है ज़्यादा। तो जल के कण सूखी किशमिश के अंदर चले जाते हैं जिसके कारण से वो फूल जाती है। अर्थात प्राशन दाब के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, समप्राश्रयी, अतिप्राश्रयी और अल्पप्राश्रयी। तो एग्जाम्पल दे करके प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखना इसका। तो आप लिखेंगे, अब टॉपिक डालेंगे प्राशन दाब के आधार पर विलयन के प्रकार, और नंबर 1 लिखेंगे समप्राश्रयी विलयन, समप्राश्रयी विलयन। समप्राश्रयी विलयन में लिखेंगे ऐसे दो विलयन, ऐसे दो विलयन जिनका प्राशन दाब, ऐसे दो विलयन जिनका प्राशन दाब समान होता है, ऐसे दो विलयन जिनका प्राशन दाब समान होता है, समप्राश्रयी विलयन कहलाते, समान होता है, समप्राश्रयी विलयन कहलाते हैं। समप्राश्रयी विलयन कहलाते हैं। नीचे लिखेंगे इनकी मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं, इनकी मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं, मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, जैसे जैसे कोशिका को जलीय विलयन में रखने पर कोशिका को जलीय विलयन में रखने पर जलीय विलयन में रखने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोशिका को जलीय विलयन में रखने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर 2 डालेंगे अतिप्राश्रयी विलयन, अतिप्राश्रयी विलयन। इसमें लिखेंगे दो भिन्न प्राशन दाब वाले, दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में से, दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में से एक विलयन का प्राशन दाब, एक विलयन का प्राशन दाब दूसरे की अपेक्षा अधिक होता है, एक विलयन का प्राशन दाब दूसरे की अपेक्षा अधिक होता है, दूसरे की अपेक्षा अधिक होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, ये तो इसकी परिभाषा है ना। एग्जाम्पल लिखेंगे अंगूर को NaCl के विलयन में रखने पर
अंगूर को NaCl के विलयन में रखने पर अंगूर सिकुड़ जाता है। NaCl के विलयन में रखने पर अंगूर सिकुड़ जाता है। ठीक है, NaCl के विलयन में रखने पर अंगूर सिकुड़ जाता है। नंबर 3 टॉपिक डाल लेंगे, अल्पप्रासरी विलयन। अल्पप्रासरी विलयन दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में से दो भिन्न प्राशन दाब वाले विलयनों में से एक विलयन का प्राशन दाब दूसरे की अपेक्षा कम होता है। एक विलयन का प्राशन दाब दूसरे की अपेक्षा कम होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, सूखी किशमिश को जल में डालने पर फूल जाती है। सूखी किशमिश को जल में डालने पर फूल जाती है। तो ये था प्राशन दाब के आधार पर विलयनों का। तो आप इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है, एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। और रसायन विज्ञान का यही सबसे बड़ी खूबी होती है कि प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है ना, वो उस स्थान से पूछा जाता है जहाँ बच्चा इग्नोर कर देता है, अध्यापक इग्नोर कर देता है कि ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, और वहीं से आता है। पेपर उड़ाने वाला तो अंतर्यामी होता ही है कि आप लोगों की तरह। अब है प्राशन दाब के महत्व। प्राशन दाब के महत्व। प्राशन दाब के महत्वों में पहला महत्व है, देखो पहला महत्व देखते हैं। देखो बता रहा हूँ आपको मैं, प्रश्न पूछा गया था ये एग्जाम 2016 में, ठीक है ना। पेपर का पहला ही प्रश्न था, आचार बनाने के लिए, ठीक है ना, आचार बनाते समय या आचार बनाने के लिए सांद्र लवणीय विलयन में रखा गया कच्चा आम संकुचित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न यही आया था, आचार बनाने के लिए सांद्र लवणीय विलयन में रखा गया कच्चा आम संकुचित हो जाता है। अर्थात कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखते हैं तो वो संकुचित हो जाता है। क्यों, किसके कारण से हो रहा है? इसी प्राशन दाब के कारण से हो रहा है भाई, इसी प्राशन दाब के कारण से हो रहा है। कच्चा आम संकुचित होता है किसके कारण से? इसी प्राशन दाब के कारण से। और बहुत से अध्यापकों ने भी ये इग्नोर कर दिया था, इसको लिखा भी नहीं था बच्चों, पेपर में पहला ही क्वेश्चन आया था। तो सिर्फ प्राशन दाब ही लिखना था उसका आंसर, ठीक है ना। तो प्राशन दाब के कारण अब क्यों होता है, जैसे अपन आचार डालते हैं कैरी का वगैरह इनका, तो वो सिकुड़ करके संकुचित हो जाते हैं, ठीक है ना। लवणीय विलयन में डालते हैं वो तो संकुचित हो जाता है, किसके कारण? प्राशन दाब के कारण, ठीक है। दूसरा है एग्जाम्पल, पौधे जल का अवशोषण करते हैं, पौधे जल का अवशोषण, अवशोषण भी प्राशन दाब के कारण करेंगे और इस अवशोषित जल को स्थानांतरित भी करेंगे, अनेक शाखाओं तक पहुंचाते हैं, वो भी किसके कारण से करेंगे? इसी प्राशन दाब के कारण से, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे समझते हैं, स्फीति दाब रियो लगता है उनके, तो वो ज़्यादा समझते हैं। पौधे जल का अवशोषण करते हैं और उस जल को, अवशोषित जल को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं या विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाते हैं, किसके कारण से? इसी प्राशन दाब के कारण से। और एक है मांस, इस मांस पर नमक डाल दिया जाए, ठीक है। मांस पर नमक डालेंगे तो इससे जल की हानि होगी, जल की
हानि होगी, अर्थात जल क्या हो जाएगा, ये नमक जल को क्या कर देगा, सांद्र बना देगा, जल की हानि कर देगा, जिसके कारण से इसमें जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है भाई, जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है ना। तो मांस पर नमक डालने से जल की हानि करके जीवाणु की वृद्धि को रोका जा सकता है। ये भी किसके कारण से, प्राशन दाब के कारण से, क्योंकि नमक है वो, इसका प्राशन दाब क्या होता है, अधिक, और जल का प्राशन दाब, तो जल में से क्या नमक इसमें चला जाता है, तो नमक पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण से इसमें जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है। तो आप टॉपिक डालेंगे प्राशन दाब के महत्व, और फटाफट लिखें प्राशन दाब के महत्व। इसमें लिखेंगे आचार नंबर 1 पॉइंट, आचार बनाने के लिए सांद्र लवणीय विलयन में, आचार बनाने के लिए सांद्र लवणीय विलयन में रखा गया कच्चा आम प्रासरण के कारण संकुचित हो जाता है, प्रासरण के कारण संकुचित हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, पौधे जल का अवशोषण करके प्राशन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाते हैं, प्राशन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाते हैं। विभिन्न शाखाओं तक पहुंचाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप, मांस पर नमक डालकर जल की हानि करके बैक्टीरिया की वृद्धि को रोका जा सकता है, जल की हानि करके बैक्टीरिया की वृद्धि को रोका जा सकता है, बैक्टीरिया की वृद्धि को रोका जा सकता है। तो इस प्रकार प्रत्येक लाइन आपको अच्छी तरीके से इसे तैयार करनी है भाई। अब है व्यतिक्रम प्रासरण, व्यतिक्रम प्रासरण या भी प्रतिलोम प्रासरण भी कहते हैं इसे। व्यतिक्रम प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण। व्यतिक्रम प्रासरण के अंदर यानी कि प्रासरण की जो प्रक्रिया होती है उसका उल्टा होगा इसमें, ठीक है ना। तो देखो, जब किसी विलयन पर बाहर से दाब डाल दिया जाए, बाहर से दाब डाल दिया जाए तो विलयन में उपस्थित यानी इस विलयन में उपस्थित विलायक के अणु शुद्ध विलायक की ओर, शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लग जाते हैं। शुद्ध विलायक की ओर क्या होते हैं, शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लग जाते हैं, ठीक है ना। विलयन पर यदि बाहर से दाब डाल दिया जाए तो इस विलयन में जो विलायक के अणु हैं वो शुद्ध विलायक की ओर क्या करेंगे, गमन करने लग जाते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं व्यतिक्रम
प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण। ठीक है ना, दोबारा से देख लो, जब कोई भी विलायक है, विलयन है, विलयन पर बाहर से दाब लगा दिया जाए तो विलयन में जो विलायक के अणु हैं वो शुद्ध विलायक की ओर गमन करने लग जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं व्युत्क्रम प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण। इसके द्वारा समुद्री जल या फिर कठोर जल, समुद्री जल और कठोर जल को क्या किया जाता है, मृदु जल में परिवर्तित किया जाता है व्युत्क्रम प्रासरण की प्रक्रिया द्वारा। अब इनमें जो काम में ली जाती है भाई, जो अर्धपारगम्य झिल्ली काम में लेते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली एक तो प्रासरण की प्रक्रिया में काम में लेते हैं, और इसके अंदर जो काम में लेते हैं वो झिल्ली होती है सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई, सेल्यूलोज एसीटेट। व्युत्क्रम प्रासरण की प्रक्रिया में काम में ले जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली बनी होती है किसकी, सेल्यूलोज एसीटेट की। जबकि प्रासरण की प्रक्रिया में, प्रासरण की प्रक्रिया में इसमें काम में ली जाती है वो प्राकृतिक होती है तो एक कृत्रिम होती है, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक होती है वो सुअर का ब्लैडर होता है, सुअर का ब्लैडर, और कृत्रिम होती है वो होती है कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड। सूत्र है इसका Cu2Fe CN6 ये होता है कॉपर फेरोसाइनाइड का सूत्र। तो व्युत्क्रम प्रासरण तो है क्या, जब किसी विलयन पर बाहर से दाब लगा दिया जाए तो विलयन में उपस्थित विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली से आएंगी, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। तो वो तो प्रासरण की व्युत्क्रम प्रासरण कहलाता है। एग्जाम्पल है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, समुद्री जल या कठोर जल को शुद्ध करने में या मृदु बनाने में, पीने योग्य बनाने में। अब इस व्युत्क्रम प्रासरण में जो काम में लेते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली वो होती है सेल्यूलोज एसीटेट की बनी हुई, जबकि प्रासरण की प्रक्रिया में जो काम में लेते हैं वो प्राकृतिक तो होती है, सुअर का ब्लैडर होता है, जबकि कृत्रिम होती है कॉपर फेरोसाइनाइड। सुअर का जो चमड़ा होता है ना उसको काम में लिया जाता है, और कृत्रिम होता है वो कॉपर फेरोसाइनाइड। तो टॉपिक लिखेंगे आप व्युत्क्रम प्रासरण या प्रतिलोम प्रासरण। इसमें लिखेंगे जब किसी विलयन पर बाहर से दाब डाल दिया जाए, जब किसी विलयन पर बाहर से दाब डाल दिया जाए तो विलयन में उपस्थित विलायक के अणु, विलयन में उपस्थित विलायक के कण, विलयन में उपस्थित विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक की ओर गमन करते हैं। व्युत्क्रम प्रासरण कहलाता है। व्युत्क्रम प्रासरण कहलाता है। ठीक है, नीचे की लाइन में लिखेंगे इस प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल व कठोर जल
समुद्री जल व कठोर जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। समुद्री जल व कठोर जल को शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। शुद्ध जल में परिवर्तित किया जाता है। अब नोट डालेंगे और नोट में नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। परासरण की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली, परासरण की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली प्राकृतिक रूप से सुअर के ब्लैडर तथा कृत्रिम रूप से कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड सूत्र लिख लेना चाहिए आप, Cu2Fe और 6। अब नोट में नंबर 2 पॉइंट होगा। व्युत्क्रम प्रासरण में प्रयोग की जाने वाली अर्धपारगम्य झिल्ली सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। सेल्यूलोज एसीटेट की बनी होती है। तो ये आपका प्रासरण का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब है असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्मों के बारे में देखते हैं। तो देखो, कोई भी विलयन है, इस विलयन में कोई पदार्थ डालते हैं या विलय डालते हैं, कोई पदार्थ या विलय, तो इसका विलयन में वियोजन, इसका और इस विलयन का, इसमें या तो वियोजन होगा या फिर सहगुणन होगा, यानी संयोजन होगा। यदि ये दोनों ही क्रियाएं नहीं होती हैं, किसी विलयन में किसी पदार्थ को डालते हैं तो विलय का न तो वियोजन होता है और न ही सहगुणन होता है, दोनों ही प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। इनसे जो प्राप्त मान होते हैं उन प्राप्त मानों को कहा जाता है सैद्धांतिक मान, सैद्धांतिक या वास्तविक, सैद्धांतिक या वास्तविक मान कहते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जैसे अब जल ही है और जल में अपन ने डाल दिया NaCl, ठीक है ना, तो NaCl का वियोजन हो जाता है। एक बात एक समय के लिए सोच लें कि भाई NaCl नहीं घुलता है उसमें, NaCl का वियोजन नहीं होता है उसमें, समझ गए, अर्थात वियोजन या सहगुणन नहीं होता है। जो भी पदार्थ इसमें डालेंगे उसका वियोजन या सहगुणन नहीं होता है।
तो वो जो मान प्राप्त होंगे उन मानों को कहते हैं सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान। ठीक है। अब यदि विलयन में विलय को डाला जाता है, विलयन में विलय को डालने पर, विलय को डालने पर वियोजन होता है, वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ती है। ठीक है। पहली बात तो यहाँ देखो, यदि विलय में विलय को डालते हैं तो वियोजन या संगुणन होता है, वियोजन या संगुणन होता है, संगुणन होता है। तो इनसे जो मान प्राप्त होंगे उन मानों को कहेंगे प्रेक्षित मान, प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान, प्रायोगिक मान। यदि दोबारा से देखें, यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ को डालते हैं, वियोजन या सहगुणन नहीं होता है, उनसे प्राप्त मानों को सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान कहते हैं, और वियोजन या सहगुणन हो जाता है तो उनसे प्राप्त मानों को प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान कहते हैं। अर्थात वियोजन या सहगुणन के पश्चात जो मान प्राप्त होते हैं उन मानों को प्रेक्षित या प्रायोगिक मान कहते हैं, और वियोजन से पहले वाले मानों को कहेंगे सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान। यदि विलयन में विलय का वियोजन हो जाता है, वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ती है। ठीक है। जैसे NaCl का वियोजन करवाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, Na+ और Cl-। तो देखो 2 आयनों में टूट गया, पहले एक था अणु, अब 2 आयनों में टूट गया ये, तो कणों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। कणों की संख्या बढ़ती है तो प्रेक्षित मान भी बढ़ते हैं, प्रेक्षित मान भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है। और यदि संगुणन होता है तो कणों की संख्या घटती है, संगुणन होता है तो कणों की संख्या घटती है, और कणों की संख्या घटती है तो प्रेक्षित मान भी क्या होंगे, घटते हैं, प्रेक्षित मान भी घटते हैं। इस प्रकार किसी भी विलयन के सैद्धांतिक मान और प्रेक्षित मानों में अंतर आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उन्हें कहा जाता है असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है ना। देखो, विलयन में विलय पदार्थ डालते हैं, वियोजन या सहगुणन नहीं होता है, उन मानों को तो कहा जाता है सैद्धांतिक या वास्तविक मान। अर्थात वियोजन या सहगुणन से पहले के मान सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान कहलाते हैं, वियोजन या सहगुणन के बाद के मान प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान कहलाते हैं। और वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ती है, प्रेक्षित मान भी बढ़ते हैं, संगुणन होता है तो कणों की संख्या घटती है, प्रेक्षित मान भी घटते हैं। अर्थात किसी भी विलयन के वियोजन या सहगुणन पर प्रेक्षित मानों में जो परिवर्तन होता है उसे कहा जाता है असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म। ठीक है ना। अब कणों की संख्या समानुपाती होती है मोलर द्रव्यमान की, कणों की संख्या समानुपाती मोलर द्रव्यमान या अणुभार। मोलर द्रव्यमान या अणुभार की क्या होती है, समानुपाती होती है कणों की संख्या। कणों की संख्या बढ़ेगी, मोलर द्रव्यमान व्यतकर्मानुपाती है, कणों की संख्या मोलर द्रव्यमान के व्यतकर्मानुपाती होती है। भाई आपस में एक दूसरे के क्या है, ये व्यतकर्मानुपाती। कणों की संख्या बढ़ेगी, मोलर द्रव्यमान घटेगा, कणों की संख्या घटेगी, मोलर द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है ना। तो एक दूसरे के व्यतकर्मानुपाती होती है। तो इन जो मोलर द्रव्यमान में भी परिवर्तन होगा, कणों की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो मोलर द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, उस मोलर द्रव्यमान को कहा जाएगा असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो पहले आप टॉपिक डाल लें असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, और इसमें लिखें किसी पदार्थ को विलयन में डालने पर किसी पदार्थ को विलयन में डालने पर उसका वियोजन या संगुणन नहीं होता है, उसका वियोजन या संगुणन नहीं होता है, वियोजन या संगुणन नहीं होता है, तो इनसे प्राप्त मानों को सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान कहते हैं।
इनसे प्राप्त मानों को सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान कहते हैं। सैद्धांतिक मान या वास्तविक मान कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। जब विलय का विलयन में वियोजन या संगुणन हो जाता है, जब विलय का विलयन में वियोजन या संगुणन हो जाता है तो इनसे प्राप्त मानों को प्रेक्षित या प्रायोगिक मान कहते हैं। प्रेक्षित मान या प्रायोगिक मान कहते हैं। नीचे लिखेंगे लाइन बदल के, जब विलय का विलयन में वियोजन होता है, जब विलय का विलयन में वियोजन होता है तो कणों की संख्या बढ़ती है, कणों की संख्या बढ़ती है जिससे प्रेक्षित मान भी बढ़ते हैं। कणों की संख्या बढ़ती है जिससे प्रेक्षित मान भी बढ़ते हैं। ठीक है, नीचे लिखेंगे यदि विलय का विलयन में संगुणन होता है, यदि विलय का विलयन में संगुणन होता है तो कणों की संख्या घटती है, अतः प्रेक्षित मान भी घटते हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे इस प्रकार किसी पदार्थ के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान में परिवर्तन होने को ही असामान्य अनुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। इस प्रकार किसी पदार्थ के प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान में परिवर्तन होने को ही असामान्य अनुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर देंगे और इसमें लिखेंगे कणों की संख्या मोलर द्रव्यमान कोष्टक में अनुभार कर लेना भाई। कणों की संख्या मोलर द्रव्यमान कोष्टक में अनुभार के व्यतिक्रमानुपाती होती है अतः वियोजन या संगुणन से मोलर द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। वियोजन या संगुणन से मोलर द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। मोलर द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान
जो सामान्य मान से कम या अधिक प्राप्त होता है, सामान्य मान से कम या अधिक प्राप्त होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। सामान्य मान से कम या अधिक प्राप्त होता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है भाई। अब जैसे देखो NaCl का वियोजन देखते हैं, NaCl या KCl का वियोजन, तो NaCl बदल जाता है Na+ और Cl-। इसी प्रकार KCl भी इसी प्रकार होगा, है ना। KCl बदल जाता है K+ और Cl-। प्रारंभ में इसका 1 मोल इधर है, प्रारंभ में 1 मोल ही है ना इसका, और इसका 1 मोल और इसका भी 1 मोल। कहने का मतलब प्रारंभ में तो इन दोनों के 0-0 मोल थे, लेकिन इसका 1 मोल काम में लिया जा रहा है, तो कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं अपने? 2 मोल अणु प्राप्त हो रहे हैं। अर्थात मोलर द्रव्यमान व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? कणों की संख्या के, कणों की संख्या के। तो देखो मोलर द्रव्यमान है, मोलर द्रव्यमान ऊपर तो आएगा सैद्धांतिक द्रव्यमान और नीचे, यानी ये तो है वास्तविक द्रव्यमान इसका, और ये वियोजन के बाद में प्राप्त हो रहा है, ये है इसका प्रेक्षित या प्रायोगिक द्रव्यमान। तो इसके कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगा, समझ गए। तो ऊपर तो क्या है, 1 मोल इधर वाला आ जाएगा, ठीक है, और नीचे 2। तो मोलर द्रव्यमान क्या हो गया इसका? आधा हो जाता है। कणों की संख्या के कण डबल हो रहे हैं ना, तो मोलर द्रव्यमान कणों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है, समझ गए। इसी प्रकार जैसे AlCl3 होगा, AlCl3 का वियोजन देखते हैं। तो AlCl3 Al+3 + 3Cl-, तो इसका तो 1 मोल है भाई, और इसका 1 मोल, और इसके 3 मोल, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान क्या होगा भाई? मोलर द्रव्यमान ऊपर तो क्या होगा? 1, समझ गए, और कणों की संख्या इधर कितनी है? 3, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती तो है, तो ये गुटा 3, समझ गए। फटाफट उतारें आप इसको। अब नीचे की लाइन में लिखेंगे आप एसिटिक अम्ल, हार्मिक अम्ल, कोमा लगा करके, बेंजोइक अम्ल,
को बेंजीन में विलय करने पर, बेंजीन में विलय करने पर इनके दो अणु संयोजित होकर या सहगुणित होकर, विलय करने पर इनके दो अणु एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल को बेंजीन में विलय करने पर इनके दो अणु संगुणित होकर, इनके दो अणु संगुणित होकर द्विलक बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं। ठीक है ना, देखो ये बना लिया द्विलक। एसिटिक अम्ल है ये, एसिटिक अम्ल के दो अणु आपस में जुड़े और ये द्विलक बन गया। ठीक है ना, तो यहाँ देखो इसके कितने मोल हैं भाई, 2, समझ गए। इसका मोल कितना है भाई, 1। तो मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर वास्तविक द्रव्यमान तो कितना है भाई, 2, और बाद में कितना प्राप्त हो रहा है, 1। तो ये 1 ही तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, मोलर द्रव्यमान के। तो ये आ गया, अर्थात मोलर द्रव्यमान कितना होगा इसका, 2 गुना। ठीक है ना, 2 गुना ही हो रहा है ना, वास्तविक अणुभार का 2 गुना प्राप्त हो रहा है। तो ये द्विलक किस प्रकार बनाता है, देखो इसकी द्विलक की संरचना बना लेंगे। ये इस प्रकार बनाता है, ये जो बंध बनता है ये हाइड्रोजन बंध बनता है भाई, हाइड्रोजन बंध के अकॉर्डिंग ये द्विलक बनता है, और ये द्विलक इस प्रकार बना लेता है। ये है द्विलक, है ना। तो आप उतार लें फटाफट इससे। अतः इसमें लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ, अतः इसका अणुभार वास्तविक अणुभार का 2 गुना प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप किसी भी का बता सकते हैं। अगर आपको यह आता है तो आप आगे वान टू गुणांक आएगा, वो आराम से आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो अपने जो असामान्य अणुसंघ के गुणधर्म का जो टॉपिक था ये कंप्लीट कर लिया है। आगे की क्लास में अपन वान टू गुणांक देखेंगे। और धन्यवाद।